हेलो क्लास। आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे फायर प्रोटेक्शन के बारे में। ठीक है, हम देखेंगे कि हम अपने बिल्डिंग में फायर प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं ताकि बिल्डिंग में किसी भी कारण से आग ना लगे और उसमें रहने वाले लोग जो हैं वो फायर से बचे रहें। ठीक है, और बिल्डिंग के आस पड़ोस वाले इलाके में जैसे अगर बाई चांस किसी भी कारण से अगर बिल्डिंग में आग लग जाती है तो अगल बगल जो बिल्डिंग है वो इफ़ेक्टेड ना हो और जो भी उसमें रह रहे हो बिल्डिंग में जिसमें आग लगी हुई है उनको सेफली बाहर निकाला जा सके। तो हम बहुत से तरीके यूज़ करते हैं, जैसे डिज़ाइन करते हैं प्रॉपर, फिर उसके बाद अलग अलग मीन प्रोवाइड करते हैं ताकि इमरजेंसी एग्जिट मिल सके। फिर बिल्डिंग मटेरियल ऐसा यूज़ करते हैं जो फायर रेसिस्टेंट हो। तो इस टॉपिक में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फायर प्रोटेक्शन। ठीक है, ठीक। तो यहाँ इसका डेफिनेशन दिया गया है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोटेक्शन ऑफ द ऑक्यूपेंट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग एडजेसेंट बिल्डिंग फ्रॉम द रिस्क ऑफ फायर एंड स्प्रेड ऑफ फायर। ठीक है, ये इसमें ये बताता है कि हम कैसे बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को, बिल्डिंग में प्रेजेंट कंटेंट्स को, चीज़ों को, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को और अगल बगल वाले बिल्डिंग को कैसे फायर के रिस्क से प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, कैसे ये ऑब्जेक्टिव अचीव होता है? द ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड बाय यूजिंग फायर रेसिस्टिव मटेरियल्स इन द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फायर रेसिस्टिव मटेरियल वो मटेरियल यूज़ करें जो आग ना पकड़ती हों। ठीक है, वैसे मटेरियल यूज़ करें जो आग ना पकड़ती हों। ठीक है, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में। फिर उसके बाद by suitable planning of the building internally and in relation to the adjacent building internally in the relation to the adjacent building and by providing suitable mean of quick escape from the occupant। ठीक है, प्रॉपर बिल्डिंग प्लानिंग के तरीके से हम इंटरनल उसकी प्लानिंग कैसे करते हैं, किस चीज़ को कहाँ रखते हैं ताकि बिल्डिंग में आग ना जल्दी पकड़े, और हम उस बिल्डिंग में कौन-कौन से मेजर्स देते हैं जिससे हम क्विक एस्केप कर सकें, बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट कर सकें फायर इन द केस ऑफ फायर। अगर फायर हो जाए तो बिल्डिंग से हम कैसे निकल सकें, इस सब चीज़ों पे भी हम ध्यान देते हैं। ठीक, फिर दिस मेजर आर एसेंशियल टू मिनिमाइज द स्प्रेड ऑफ फायर एंड लिमिट द टोटल डैमेज टू ए मिनिमम। ठीक है, ये सारे मेजर जो हैं वो आग के फैलने को मिनिमाइज़ करते हैं और डैमेज को कम से कम रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में इसके कुछ इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है फायर प्रोटेक्शन में, उसको हम देखते हैं क्या-क्या है। तो इसमें कुछ हैं जो हम देखते हैं क्या-क्या है। ठीक है, 6 पॉइंट है इसमें, एक-एक करके हम इसमें देखते हैं कि कौन-कौन से पॉइंट हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला है क्या, इम्पोर्टेंस कंसिडरेशन फायर प्रोटेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंस क्या-क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, एवरी इंजीनियर एंड आर्किटेक्चर व्हाइल प्लानिंग एंड डिजाइनिंग द बिल्डिंग दैट द स्ट्रक्चर ऑफर सफिशिएंट रेजिस्टेंस अगेंस्ट fire so as to afford protection to the occupant, use of fire resisting material, construction technique and providing quick and safe means to escape in the building। ठीक है, तो जब सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें कि जो भी इंजीनियर या जो भी आर्किटेक्चर इस बिल्डिंग को प्लान कर रहे हैं या डिज़ाइन कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर को इतना सेफ बनाएं ताकि वो फायर को रेसिस्ट कर सके। ठीक है, और ऑक्यूपेंट बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, इसमें क्या-क्या यूज़ करते हैं, फायर रेसिस्टिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, वो मटेरियल कंस्ट्रक्शन में हम वो मटेरियल यूज़ करते हैं जो
फायर को रेसिस्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि जो भी टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं उससे बिल्डिंग में आग फैलने का चांस जो है वो कम से कम हो। और बाय चांस अगर बिल्डिंग में आग लग जाती है किसी भी कारण से, तो ऑक्यूपेंट में रहने वाले लोगों के लिए एक सेफ इमरजेंसी एग्जिट हो, इमरजेंसी पास हो, ताकि बिना किसी हार्म के वो लोग बिल्डिंग से बाहर निकल सके। ठीक। सेकेंड पॉइंट है, all the structural members such as floor, wall, column, beams, etc. should be made of fire resisting material। ठीक है। जो भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैं जैसे फ्लोर हो गया, वॉल हो गया, कॉलम हो गया, बीम हो गया, मतलब जो भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैं वो सब फायर रेसिस्टिंग मटेरियल से बनाए जाएं, ताकि वो फायर लगने पे वो तुरंत कोलैप्स या डैमेज ना हो। ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है, the construction of structural elements such as wall, floors, columns, lintel, arches should be in such a way that they should continue to function at least for the time which may be sufficient for occupant to escape safely in time of fire। ठीक है। मतलब जो भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, फ्लोर, वॉल, कॉलम, लिंटल, आर्चेस, ये अगर ऐसे कोई भी जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है वो फायर लगने पे भी वो अपना फंक्शन जो है वो करते रहें, वो फिर भी वर्किंग कंडीशन में रहें, ताकि रहने वाले लोगों के लिए प्रॉपर सफिशिएंट टाइम मिल जाए ताकि वो बिल्डिंग से बाहर निकल जाए। ठीक है। जितने भी स्ट्रक्चरल मेंबर हैं, एलिमेंट हैं, अगर वो फायर लगते ही कोलैप्स होने लगेंगे तो ऑक्यूपेंट के जान को बहुत ज़्यादा खतरा होगा और वो बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो जो भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं वो क्या हों, वो इट्स सफिशिएंटली स्ट्रांग हो और फंक्शन करते रहें एट द टाइम ऑफ फायर, ताकि बिल्डिंग से लोग आराम से बाहर निकल सकें। ठीक। फिर फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम लोग, द बिल्डिंग शुड बी प्लान्ड और ओरिएंटेड दैट द एलिमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग कंपोनेंट कैन withstand fire for a given time depending upon the size and use of building, to isolate various compartments so as to minimize the spread of fire. Suitable separation is necessary to prevent the fire gases smoke from spreading rapidly through corridors, staircase, lift, sap, etc. ठीक है। तो बिल्डिंग जो है वो इस तरीके से प्लान्ड हो और इस तरीके से ओरिएंटेड हो, ठीक है, ताकि जो भी बिल्डिंग के कंपोनेंट हैं वो फायर को रेसिस्ट कर सकें, फायर में भी विथस्टैंड कर सकें। ठीक है। और ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, यूज़ एंड साइज ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है। और बिल्डिंग को इस तरीके से बनाया जाए ताकि वो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट बनाए जाए, जो भी बिल्डिंग में बनाने हैं वो अलग अलग कंपार्टमेंट वाइज बनाया जाए, ताकि अगर किसी भी एक कंपार्टमेंट में आग लग जाए तो वो तेज़ी से दूसरे कंपार्टमेंट या पूरी बिल्डिंग में ना फैल सके। ठीक है। और फायर को हम कम से कम स्प्रेड होने का चांस दें। ठीक है। और जिस फायर की वजह से जो गैस, स्मोक या जो भी अननेसेसरी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो कॉरिडोर्स, स्टेयरकेस, मतलब इमरजेंसी एग्जिट में ऑक्यूपेंट जहाँ से बाहर निकलते हैं वहाँ फैलने का चांस जो है वो कम से कम हो, ताकि लोग आसानी से निकल सकें। ठीक है। फिर उसके बाद एडिक्वेट मीन ऑफ एस्केप आर प्रोवाइडेड फॉर ऑक्यूपेंट टू लीव द बिल्डिंग क्विकली एंड सेफली इन टर्म्स ऑफ आउटब्रेक ऑफ फायर। ठीक है। बिल्डिंग में प्रॉपर इमरजेंसी एग्जिट बनाना चाहिए ताकि लोग जो है वो सेफली बिल्डिंग से बाहर निकल सके, जल्दी से जल्दी और सेफली बिल्डिंग से बाहर निकल सके फायर के टाइम में। फिर द मल्टी स्टोरी ऑफिस बिल्डिंग suitable equipment for detecting, extinguishing and warning of fire should be installed। ठीक है। तो जितने भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैं वहाँ पे फायर
को फायर इक्विपमेंट जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए, जैसे फायर डिटेक्टिंग, एक्सटिंग्विशिंग और फायर बुझाने के लिए, फायर को डिटेक्ट करने के लिए, और वार्निंग अलार्म जो है वो इंस्टॉल होने चाहिए, ताकि बिल्डिंग में आग लगने पे वो सबको बचाया जा सके और सबको इन्फॉर्म किया जा सके। ठीक है, फायर रेसिस्टेंट कंस्ट्रक्शन हम लोग देखेंगे, फायर रेसिस्टेंट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं। देखो, नेशनल बिल्डिंग कोड जो है वो 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, बिल्डिंग को 4 पार्ट में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ फायर रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बिल्डिंग कंपोनेंट। ठीक है, और ये 4 पार्ट किस में डिवाइड है? 4 आवर, 3 आवर, 2 आवर और 1 आवर। ठीक है, यानी बिल्डिंग को ऑन द बेसिस ऑफ फायर रेसिस्टेंस 4 टाइप में पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन सा? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। टाइप 1 जो है वो 4 घंटे, ठीक है, फायर को रेसिस्ट कर सकता है। टाइप 2 जो है वो 3 घंटे। टाइप 3 जो है वो 2 घंटे और टाइप 4 जो है वो 1 घंटा। ठीक है, इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया, इसको क्लासिफाई किया गया। फिर to achieve the objective of fire resistance, due to consideration should be made in design, construction of the structural member, and use of combustible material should be avoided as far as possible in the building। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, फायर रेसिस्टेंट बिल्डिंग बनाने के लिए, फायर प्रोटेक्शन देने के लिए हम बिल्डिंग के डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन, उनके स्ट्रक्चरल मेंबर, इन सब की स्टडी करते हैं, इन सबको प्रॉपर डिज़ाइन करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि कंबस्टिबल मटेरियल, मतलब वो मटेरियल जो आग ना पकड़े, ऐसे मटेरियल का यूज़ करें कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो कुछ बिल्डिंग एलिमेंट्स के नाम हैं जिनके बारे में डिस्कस किया गया है, तो वो अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है वॉल एंड कॉलम, सेकंड है फ्लोर एंड रूफ, थर्ड है वॉल ओपनिंग्स, एंड फोर्थ है बिल्डिंग फायर एस्केप एलिमेंट, दैट इज स्टेयरकेस, कॉरिडोर्स, एंट्रेंस एटसेट्रा। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट जो है वो डी जो है वो बता रहा है कि बिल्डिंग फायर एस्केप एलिमेंट्स, मतलब वो बिल्डिंग में आग लगने के बाद वो एरिया या वो एलिमेंट्स जिससे लोग बिल्डिंग से बाहर निकल सकें, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे फर्दर देखेंगे। सबसे पहला है वॉल एंड कॉलम। ठीक है, तो वॉल एंड कॉलम को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वॉल एंड कॉलम। ठीक है, द लोड बेयरिंग एंड नॉन लोड बेयरिंग वॉल शुड बी प्लास्टर्ड विथ फायर रेसिस्टिंग मोर्टार टू इम्प्रूव द फायर रेसिस्टेंट। ठीक है, जो लोड बेयरिंग वॉल है और नॉन लोड बेयरिंग वॉल दोनों को ही प्लास्टर किया जाना चाहिए मोर्टार से, ताकि वो फायर रेसिस्टेंस बन सके। ठीक है, नॉर्मली जो है वो 20 सेंटीमीटर थिक वॉल होना चाहिए, इज सफिशिएंट फॉर फायर रेसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फायर रेसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्डिंग का जो वॉल होना चाहिए वो 20 सेंटीमीटर तक का थिक होना चाहिए। ब्रिक शुड बी प्रिफर्ड टू स्टोन इफ द कंस्ट्रक्शन इज सॉलिड बेयरिंग वॉल। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्शन जो है वो सॉलिड बेयरिंग वॉल वाला हो रहा है तो उसमें स्टोन मैसनरी यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ब्रिक की जगह। ठीक है, ब्रिक को यूज़ करना चाहिए स्टोन के मुकाबले। ठीक है, इफ़ it is happen in to be frame structure, the RCC frame should be preferred to those of steel frame।
ठीक है। और अगर फ्रेम स्ट्रक्चर बन रहा है तो हम आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर को प्रेफर देंगे एज कंपेरेबल टू स्टील फ्रेम को। ठीक है। अगर लोड बेयरिंग सॉलिड बेयरिंग वॉल अगर बना रहे हैं तो ब्रिक प्रेफर करेंगे एज कंपेरेबल टू स्टोन। और अगर फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर को प्रेफरेंस देंगे एज कंपेरेबल टू, ठीक है, स्टील फ्रेम। पार्टीशन वॉल शुड ऑल्सो बी फायर रेसिस्टिंग मटेरियल। जो पार्टीशन वॉल है वो भी फायर रेसिस्टेंट मटेरियल से होना चाहिए। इन केस ऑफ वुडन पार्टीशन एम्प्लॉयड दे शुड बी कवर्ड विथ मेटल लैथ एंड प्लास्टर। ठीक है। अगर पार्टीशन वॉल को भी हम फायर रेसिस्टेंट मटेरियल से बनाना चाहिए। अगर हम वुड से फायर पार्टीशन वॉल बना रहे हैं तो उस पे एक मेटल का सीट, मेटल के दोनों तरफ सीट या प्लास्टर कर देते हैं ताकि वो फायर प्रूफ बन सके, फायर रेसिस्टेंट बन सके। Sufficient cover of RCC member like beam or column should be enable them to function satisfactorily under the fire maximum time। ठीक है। जब आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर हम बना रहे हों तो जितने भी स्ट्रक्चरल मेंबर हैं हम क्या करते हैं, जैसे बीम या कॉलम हो गया तो उसको प्रॉपर कवर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके और उन जो उसमें जो मेटल लगाए हैं या जो स्टील बार लगाए हैं वो डायरेक्ट फायर के कांटेक्ट में ना आ सकें। ठीक। इट हैज़ बीन रिकमेंडेड दैट a cover of at least 5 centimeter inside and the main reinforcement of the structural member like column, girder, trusses etc। ठीक है। ठीक है। अगर जो मेन रेनफोर्समेंट जहाँ दिया जा रहा है वहाँ पे कम से कम 5 सेंटीमीटर का क्लियर कवर प्रोवाइड कराना चाहिए। ठीक है। स्टील के ऊपर जो कवर हो वो कम से कम 5 सेंटीमीटर का हो। ठीक है। मेन रेनफोर्समेंट में जैसे बीम हो गए, कॉलम हो गए, गर्डर हो गए, ट्रसेस हो गए। ठीक है। इसमें जो है वो मिनिमम 5 सेंटीमीटर का क्लियर कवर होना चाहिए। और ऑर्डिनरी बीम और स्पैन में, ठीक है, ऑर्डिनरी बीम्स और लॉन्ग स्पैन स्लैब में आर्चेज में वो कम से कम 38 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है। और 25 सेंटीमीटर किस में होना चाहिए? ठीक है। 25 सेंटीमीटर किस में होना चाहिए? पार्टीशन वॉल में। शॉर्ट स्पैन शुड बी प्रोवाइडेड। ठीक है। तो क्लियर कवर जो है वो प्रोवाइड होना चाहिए ताकि जो जितने भी स्टील मेंबर हम यूज़ कर रहे हैं, जो स्टील बार यूज़ कर रहे हैं वो फायर के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ पाएँ। और जब वो फायर के कांटेक्ट में नहीं आएँगे तो उनका स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है। द फायर प्रूफिंग ट्रीटमेंट शुड बी पॉसिबली बी टू कंक्रीट एंड स्टील कॉलम कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये कुछ फिगर दिए गए हैं। ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं कि क्लियर कवर प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है। तो फिगर में हम देखते हैं, ये मेन कंक्रीट कवर है, मिनिमम कंक्रीट कवर है, सर्कुलर कॉलम है। इसमें 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कॉलम है, इसमें 5 सेंटीमीटर का, और ये एक रेक्टेंगुलर कॉलम है जिसमें 5 सेंटीमीटर का क्लियर कवर दिया जा रहा है। मतलब स्टील बार से आउटर सरफेस जो है वो कितने डिस्टेंस पे है वो बताया जा रहा है। 5 सेंटीमीटर का क्लियर कवर दिया जा रहा है। ठीक है। ये जिप्सम बोर्ड है। ठीक है। ये जितने भी फिगर हैं इसमें बस यही बताया जा रहा है कि कवर जो है वो कितने सेंटीमीटर का है। ठीक है। ये मिनिमम कवर फॉर ऑल अराउंड 10 सेंटीमीटर, इन सब में 10 सेंटीमीटर का क्लियर कवर दिया गया है। ठीक है। इसमें 5 सेंटीमीटर का दिया गया है, इसमें भी 5 सेंटीमीटर और इसमें भी
5 सेंटीमीटर का क्लियर कवर दिया गया है। इसमें क्लियर कवर प्रोवाइड किया गया है, इसमें 10 सेंटीमीटर प्रोवाइड किया गया है और इसमें नहीं बताया कि कितना प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, फिर इसके नीचे देखते हैं, इसमें भी 10 सेंटीमीटर, इसमें भी 10 सेंटीमीटर और इसमें भी 10 सेंटीमीटर का क्लियर कवर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये है फायर प्रूफिंग ट्रीटमेंट और टू कंक्रीट एंड स्टील कॉलम। ठीक है, क्या होता है क्लियर कवर जब प्रोवाइड कराते हैं तो क्या होता है कि वो स्टील को या मेटल को फायर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से रोकता है। तो जब मेटल डायरेक्ट कांटेक्ट में फायर के नहीं आता है तो वो हीटिंग होने की वजह से उसका स्ट्रेंथ जो है वो कम नहीं होता है। ठीक है, और अगर मेटल डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया तो उसका स्ट्रेंथ जो है वो सडनली कम होना स्टार्ट हो जाएगा और बिल्डिंग वीक हो जाएगी, स्ट्रक्चरल मेंबर जो है वो वीक हो जाएगा, तो फिर उसके कोलैप्स होने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, ये रूफ्स एंड फ्लोर्स हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या लिखा है, देखते हैं। द फ्लोर एंड रूफ शुड बी मेड अप ऑफ फायर रेसिस्टिंग मटेरियल as they act as horizontal barrier to the spread of heat and fire in a vertical direction. For fire resistant construction, the floor such as concrete jack, arch, floor and steel joints embedded in concrete and hollow tiled rib floor RCC floor etc. should be used as shown in figure. ठीक है, इम्पॉर्टेंट फायर रेसिस्टिंग मटेरियल मतलब एक हॉरिजॉन्टल बैरियर है। ठीक है, जिसको फायर रेसिस्टिंग मटेरियल से ही बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी एक फ्लोर पे आग लग जाता है, बाय चांस किसी एक फ्लोर पे किसी एक फ्लोर पे आग लग जाता है, ठीक है, तो वो एक हॉरिजॉन्टल बैरियर की तरह काम करता है ताकि इसके ऊपर वाले फ्लोर पे आग न लग सके और ना ही इसके नीचे वाले फ्लोर पे आग लग सके। ठीक है, तो इस वजह से फ्लोर और रूफ को भी फायर रेसिस्टेंट बनाना चाहिए। ठीक है, अगर ये फायर रेसिस्टेंट नहीं होगा तो पूरे बिल्डिंग में आग फैलता जाएगा, और अगर इसको फायर रेसिस्टेंट बना दिए तो किसी एक फ्लोर पे अगर आग लग गया है किसी भी कारण से तो फर्दर किसी दूसरे फ्लोर पे आग नहीं पहुंच पाएगा। ठीक, ये एज ए बैरियर की तरह एक्ट करता है। फिर जितने भी इसमें कंस्ट्रक्शन है, जैसे फायर फ्लोर concrete jack arch floor and steel joints embedded in column and tiled floor RCC floor etc. ठीक है, ये जितने भी मेंबर हैं ये सब जो है वो फायर रेसिस्टेंट होने चाहिए। फिगर को देखते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। ये है वॉल का थिकनेस 45 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक बेड प्लेट है जिसका थिकनेस जो है 22 सेंटीमीटर तक है। ठीक है, ये टॉप फ्लोर है, जो टॉप फ्लोरिंग देते हैं फ्लोर फिनिश, ये वो है। ठीक है, ये दो स्टील गर्डर के सेक्शन है और उनके बीच की स्पेसिंग जो है वो 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो गर्डर है उसका साइज यहाँ दिया गया है। ठीक है, 450 × 150 mm। ठीक है, जिसका जो 72.4 kg पर मीटर रन इसका वेट है। ठीक है, और टोटल थिकनेस जो है वो 24 है। ठीक है, और जो आर्च का डेप्थ है वो 90 mm है। जो आर्च का डेप्थ है वो 90 mm है। तो ये है सेक्शन फ्लोर सेक्शन, ठीक है, का एक पार्ट। ठीक है, फिर फायर रेसिस्टिंग कंक्रीट एंड जैक फ्लोर। ठीक है, तो ये इसमें फ्लोर फिनिशिंग है, इसमें देखते हैं तो इसमें फ्लोर फिनिशिंग है, ये हॉलो पार्ट है। ठीक है, ये इसके नीचे का टाइल वाला पार्ट है और ये सबसे नीचे सीलिंग फिनिश है, सबसे नीचे
ये हॉलो पार्ट है, ये टाइल वाला पार्ट है, और सबसे नीचे जो बॉटम मोस्ट है वो सीलिंग फिनिश है। ठीक, तो इसको बोलते हैं फायर रेसिस्टिंग हॉलो टाइल रिब्ड फ्लोर, और इसको बोलते हैं क्या, फायर रेसिस्टिंग कंक्रीट आर्च जैक आर्च फ्लोर। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, वॉल ओपनिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वॉल को ओपनिंग, जो जो भी वॉल ओपनिंग है वो हम कोशिश करते हैं कि फायर रेसिस्टिंग मटेरियल से बनाएं और स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि किसी एक कंपार्टमेंट में आग लगा हुआ दूसरे वॉल ओपनिंग के थ्रू दूसरे कंपार्टमेंट में ना फैल सके, और ये एक कंपार्टमेंट की आग दूसरे कंपार्टमेंट में ना फैल सके, जिसके कारण जो है पूरे बिल्डिंग में आग लगने से बचाया जा सके। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं wall opening में, for from fire resistant point of view, firstly the opening in the wall should be restricted to a minimum, and secondly they should be protected by suitable arrangement in case of fire। ठीक है, कोशिश करते हैं वॉल की ओपनिंग जो है वो कम से कम रखें। ठीक है, सबसे पहला प्रेफरेंस तो ये होता है कि वॉल की ओपनिंग हम कोशिश करते हैं कम से कम रखें, और दूसरा, अगर वॉल ओपनिंग दे रहे हैं तो उसको सुटेबल मटेरियल से बनाएं, सुटेबल अरेंजमेंट करें, ताकि वो फायर प्रोटेक्टिव हो, फायर को रेसिस्ट करे। ठीक है, दीज डेज वायर ग्लास पैनल आर प्रिफर्ड फॉर विंडो। ठीक है, इस समय जो है वो वायर ग्लास के जो पैनल आ गए हैं, जिसमें वायर, वो ग्लास के पैनल जिसमें वायर लगे होते हैं, वो यूज़ किया जा रहा है एज ए विंडो में, मतलब विंडो में। वेयर एज स्टील रोलिंग शटर्स आर becoming popular for doorways and opening windows in garbage, garage, uh, go down, shop, etc. due to their ability to prevent the spread of fire। ठीक है, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ग्लास पैनल यूज़ कर रहे हैं विंडो में, और स्टील रोलिंग शटर्स यूज़ कर रहे हैं डोर वे में। ठीक है, या विंडो ओपनिंग में, गराज में, गोडाउंस में, शॉप में, इन सबको प्रीफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो फायर को प्रिवेंट करता है। ठीक है, फायर को फैलने से रोकता है। ठीक है, अगर इसकी जगह वुड रखेंगे तो उस वो क्या होगा कि वो बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है। फिर लास्ट पॉइंट है इसमें का, बिल्डिंग फायर एस्केप एलिमेंट, वो एलिमेंट जो इमरजेंसी में ऑक्यूपेंट को, रहने वाले लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकालता है। ठीक है, तो स्टेयरकेस, कॉरिडोर्स, लॉबीज, एंट्रेंस एक्सेट्रा आर द फायर एस्केप एलिमेंट शुड बी कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ फायर रेसिस्टिंग मटेरियल एंड बी वेल सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो जो भी फायर बिल्डिंग में फायर एस्केप एलिमेंट है, जैसे स्टेयरकेस हो गया, कॉरिडोर हो गया, लॉबी हो गया, एंट्रेंस पॉइंट हो गया, वो सब जो है, जो भी एस्केप एलिमेंट है, वो सारे जो है वो फायर रेसिस्टेंट मटेरियल से बने हुए होने चाहिए। ठीक, और वो बिल्डिंग के उस पार्ट में होने चाहिए जो बाकी बिल्डिंग को कनेक्ट ना करें, मतलब बिल्डिंग के बाकी हिस्सों से वो सेपरेटेड हो, कि अगर बिल्डिंग में आग लग गई हो फिर भी हम इन जो एस्केप एलिमेंट्स हैं, स्टेयरकेस, कॉरिडोर जो है, इसको यूज़ कर सकें, इसमें आग ना फैले। फिर डोर टू द स्टेयर्स, कॉरिडोर्स एंड लेफ्ट शुड बी मेड ऑफ फायर प्रूफिंग मटेरियल। ठीक है, और जो भी स्केप एलिमेंट्स बनाए जा रहे हैं, अगर उसमें डोर लगाए जा रहे हैं तो डोर जो है वो फायर प्रूफिंग एलिमेंट से बने हो। ठीक है, कि स्टेयर केस में, कॉरिडोर्स में अगर डोर्स लगाए जा रहे हैं तो वो फायर प्रूफिंग एलिमेंट से बने हुए, फायर प्रूफिंग मटेरियल से बने हुए। स्टेयर केस शुड बी क्रिएटेड नेक्स्ट टू द आउटर वॉल एंड शुड बी एक्सेसिबल फ्रॉम any floor in the direction of flow toward the exit from the building। ठीक है, तो स्टेयर केस कहाँ बने हुए होने चाहिए, जो आउटर वॉल है उसके नेक्स्ट में बने हुए होने चाहिए, ताकि किसी भी फ्लोर से
इसको एक्सेस किया जा सके और इमरजेंसी एग्जिट में से इसको बाहर निकला जा सके। ठीक है, जो भी स्टेयरकेस है वो आउटर वॉल के बगल में होना चाहिए, मतलब नेक्स्ट आउटर वॉल पे होना चाहिए। ठीक है, आउटर वॉल के पास में होना चाहिए और वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो किसी भी फ्लोर से उस पर एक्सेस किया जा सके और उस एक्सेस के थ्रू हम बिल्डिंग से सेफली बाहर निकल सकें। ठीक है, अब कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं, जनरल मेजर्स ऑफ फायर सेफ्टी इन बिल्डिंग। फायर सेफ्टी में कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं? सबसे पहला है अलार्म सिस्टम, सेकंड है फायर एक्सटिंग्विशिंग अरेंजमेंट और तीसरा है एस्केप रूट फॉर पब्लिक बिल्डिंग। ठीक है, अगर बिल्डिंग में आग लग जाए तो उसमें एक फायर सिस्टम हो, अलार्म सिस्टम हो, वो जिसकी मदद से बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को ये पता चल सके कि बिल्डिंग में आग लग गई है। दूसरा, फायर एक्सटिंग्विशिंग अरेंजमेंट्स, अगर बिल्डिंग में आग लग गई हो तो उसमें फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, उसमें अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए ताकि बिल्डिंग में लगे हुए आग को बुझाया जा सके। और तीसरा, एस्केप रूट फॉर पब्लिक बिल्डिंग, अगर पब्लिक बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग से बाहर निकलने का एक एस्केप रूट होना चाहिए जिसके बिल्डिंग में रहने वाले ऑक्यूपेंट जो है वो बिल्डिंग से सेफली बाहर निकल सकें। ठीक, तो इसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है, इट इज़ इन इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग इन एडिशन ऑफ फायर रेसिस्टिंग मटेरियल adopting fire resistant construction the following measures should be measure for safety has been recommended। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग में फायर रेसिस्टिंग मटेरियल यूज़ करने के अलावा, फायर कंस्ट्रक्शन यूज़ करने के अलावा कुछ सेफ्टी मेजर जो हैं वो यूज़ करने चाहिए ताकि बिल्डिंग में आग लगने की वजह से, आग लगने पर उसको बुझाया जा सके, लोगों को वार्न किया जा सके और एक एस्केप रूट हो जिससे लोग बिल्डिंग से बाहर निकल सकें। ठीक है, तो ये हमारा फायर प्रूफ कंस्ट्रक्शन का लास्ट टॉपिक है, ये ख़त्म हो गया। अगली क्लास में कुछ दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए फायर प्रूफ कंस्ट्रक्शन ओवर हो गया। थैंक यू।